कहानी विद किशोर में हम आपको सुनाते हैं विभिन्न प्रकार की कहानियां, जैसे भूत, अलौकिक, जासूसी इत्यादि। भूतिया कहानियों में ज्यादातर ब्लैक मैजिक, देव देवी, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र का उल्लेख होता है। कहानी के लेखक कहानी को रोमांचक बनाने के लिए या प्लॉट के हिसाब से इनका उपयोग करते हैं, किसी तरह के कुसंस्कार को बढ़ावा देने के लिए नहीं। हम आशा करते हैं कहानी विद किशोर के श्रोतागण कहानी सुनने के आनंद से ही इन कहानियों को ग्रहण करेंगे। कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं विंड चाइम। कहानी के लेखक हैं सायक अमान। मुख्य पात्र हैं लेखक अलका और गीतेश बाबू। सूत्रधार एवं कहानी पाठ में मैं किशोर, अलका के चरित्र में रेणुका। लीजिए, प्रस्तुत है विंड चाइम। पूरे दिन साइट सीन के कारण थकान के बाद अब हम दोनों की ही आंखें बंद हो जाना चाहती थी। हम सो गए थे। रात 2 बजे के आसपास अलका के हिला डुला के जगाने के कारण नींद खुल गई और मैं उठ बैठा। क्या हुआ? लड़की अभी तक तो सोई थी। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? मैं सोई नहीं। अलका की आवाज में थकान थी, जैसे कोशिश करके भी वो सो नहीं पाई। मेरा अगला सवाल करने के पहले ही उसने खुद से जवाब दिया। कैसा अजीब सा लग रहा है ना वो विंड चाइम। कॉटेज में चेक इन करने के बाद से ही विंड चाइम की आवाज कानों में आ रही थी। सुबह एक बार बरामदे की तरफ जाकर खड़ा हुआ था, तब भी दिखाई दी थी वो चीज। हवा चलने के कारण वो हिल रही थी और आवाज कर रही थी। सुनने में खराब नहीं लगता, रात को सोते वक्त भी विंड चाइम की आवाज आ ही रही थी। नींद में भी शायद सुन पा रहा था उसकी आवाज को। ध्यान दिया तो अब भी आवाज आ रही थी कानों में। सिर्फ बज नहीं रहा है, थोड़ा ध्यान दो। क्यों? उसने अब क्या किया? अच्छे से ही तो बज रही है। अलका की उम्र 30 हो गई है, लेकिन इस उम्र में भी बचपन गया नहीं है उसका। मैं सुन नहीं पाया, लेकिन सुनने का नाटक करके बोला, कहाँ? अलग से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उंगली में कुछ गिनकर हिसाब करने की कोशिश करने लगी वो। ऐसे ही नहीं बज रहा। ऐसा लग रहा है जैसे एक सुर में बज रहा है। सुर? अरे, विंड चाइम हवा चलने के कारण हिलने डुलने से बजता है। इसमें कोई सुर वुर नहीं होता। तुम क्या सच में नहीं समझ पा रहे? अलका के चेहरे की तरफ देखकर मुझे दया आई। बाहर जंगल से झींगुर और कीड़े मकोड़े की आवाज आ रही है लगातार, और बीच बीच में आवाज कर रहा है एक उल्लू, और उसका साथ दे रहा है एक रात का पक्षी। साथ ही साथ एक मधुर पियानो की तरह बज रहा है विंड चाइम। ध्यान दिया तो मुझे भी लगा जिस पैटर्न में वो बज रहा था उसे सुर ही कहा जा सकता था, लेकिन इसमें मन का भूल होने की भी संभावना हो सकती है। एक बार सुर में बजने के बाद दूसरी बार रिपीट होकर खत्म होने के एक बीट पहले ही बंद हो रही थी। वैसे भी नींद आंखों में भरी हुई थी, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने का मन नहीं हुआ। अलका के माथे पर हाथ रखकर कहा, अगर सुर में बज भी रहा है तो बजने दो, सायरन तो नहीं है। सो जाओ। लेकिन एक सुर में कैसे बज सकता है? उसके चेहरे से असंतोष का भाव नहीं जा रहा था। मुझे ना बहुत नींद आ रही है। एक बार क्या देखकर आओगे प्लीज? अलका ने कहा। मना करने जा ही रहा था, लेकिन तभी समझ में आया कि जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता ये मुझे सोने नहीं देगी। अपनी चिढ़ को छुपाते हुए पलंग से उतर गया। बेडरूम से निकलकर ही एक छोटा बैठक खाना है, उसके साथ बरामदा लगा हुआ है। बरामदे में एक पीले रंग का छोटा शेड है जिसमें लैंप जलता है। लैंप रात को बुझाकर सोना पड़ता है। बैठक खाने में लैंप के स्विच को ढूंढकर लाइट को जलाया।
उसके बाद बरामदे में निकल गया। हमारा कॉटेज 2 माले का है। कुछ 10 मीटर के घेरे में टेरेस बना हुआ है। वो जहां पर खत्म होता है वहीं से शुरू होती है जंगल की सीमा। घने पेड़ों वाला जंगल है। रात बेरात अचानक कभी उस तरफ नजर चली जाए तो डर लगने लगता है। मैंने बरामदे के अंदर की तरफ ध्यान दिया। लोहे के रेलिंग से कुछ 2 फीट ऊपर से लटक रहा है वो विंड चाइम। एक ही सुर में बजता जा रहा है। उसमें 4 छोटे पाइप हैं और बीच में एक गोल रिंग है। मैंने गौर से देखा उस चीज को। हमारे घर पर भी एक विंड चाइम था किसी समय, लेकिन ये कुछ अलग सा दिख रहा था। इतने सुंदर कॉटेज में किसी की फेंकी हुई चीज को लटकाने की क्या जरूरत पड़ी होगी। हुक से खोल लिया विंड चाइम को। बरामदे के एक कोने में एक कूड़ेदान रखा था। हमारे आने के बाद से इस्तेमाल नहीं हुआ था। उस कूड़ेदान में विंड चाइम को डालकर अंदर कमरे में जाने ही वाला था, ठीक उसी समय जंगल की तरफ से एक आवाज आई। कोई छाया थी क्या? ऐसा लगा गगनचुंबी पेड़ों के बीच से एक दानव रूपी छाया जंगल के अंदर की तरफ सरक गई। मैंने ख्याल किया अचानक कीड़े मकोड़ों की आवाज थम गई थी। उसके बदले एक हल्की सी बांसुरी की आवाज बह के आ रही थी दूर से। गांव से नहीं, जंगल के प्रांत से। ये कैसे हो सकता है? ना ना ना, बांसुरी कैसे बज सकती है? या तो हवा चलने की आवाज है या किसी जानवर की आवाज है। जो भी हो, इससे अलका की नींद खराब नहीं होगी और मैं भी सो पाऊंगा। दरवाजा बंद करके कमरे में आके सो गया, लेकिन नींद ठीक से पूरी नहीं हुई। पूरे समय यही लगता रहा जैसे बरामदे से कोई बुला रहा है मुझे। बांसुरी की आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे बांसुरी बजाते बजाते और करीब आ रहा है वो बांसुरी वाला। इस जंगल के किनारे कॉटेज में रहना भी एक एक्सपीरियंस है ना? अलका ने कहा। हमारे सामने ही गितेश जी बैठे हुए थे। अच्छी कद काठी है उनकी, आवाज भी भारी है। ये कॉटेज उन्होंने ही बनवाया है। जंगल के किनारे इस भाग में कॉटेज बना के अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ये मैं आने के बाद से ही समझ गया था। जंगल से लगे हुए गांव में ही उनका खुद का मकान है। हम पहली बार आए हैं, इसलिए हमें स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है, जो कि सिर्फ कहने की बात है। 3 दिन के 15,500 लिए गए हैं हमसे। मैंने ख्याल किया कि बात करते करते हथेली से टेबल को ठोकते रहते हैं गितेश जी। अलका की बात सुनकर हंसते हुए कहा, पहली रात थी यहां, नींद ठीक से पूरी नहीं हुई ना? आपको कैसे पता? ये सबके साथ होता है। असल में आप शहर में रहते हैं। रात में जंतु जानवरों की आवाज सुनकर सोने की आदत नहीं है ना? यहाँ कोई भयानक जानवर है क्या, जैसे बड़े जात और साइज के? बड़े से मतलब हाथी वगैरह तो नहीं है। हाँ, सियार भेड़िए जरूर हैं, लेकिन वो भी हिंसक नहीं है। इंसान को देखकर दूर ही रहते हैं। मुझे बीती रात की वो छाया वाली बात याद आई। उस बात को भुलाने के लिए मैंने गितेश जी से कहा, नींद नहीं आई वो चलेगा, लेकिन एक और बात है जिसकी कंप्लेंट मैं करना चाहता हूं। क्या कंप्लेंट है? कॉटेज को इतना सुंदर सजाया है और एक पुराना कबाड़ वाला विंड चाइम झुला के रखा है सामने। गितेश बाबू की दोनों भौहें 1 सेकंड के लिए सिकुड़ गईं और अगले ही पल हंसते हुए बोले, अरे नहीं साहब, वो कबाड़ नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि वो ही इस जगह का सबसे पुराना बाशिंदा है। बाकी सब चीजें तो बाद में आई। उसके अलावा उसे नहीं फेंकने का एक कारण और भी है। वो क्या? अलका के चेहरे पर मैंने एक कौतूहल देखा। गितेश बाबू ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, इस
कॉटेज को बने लगभग 5 साल हो गए। इसके पहले इस जगह पर एक झोपड़ी थी। उसमें कासिमा नाम की एक डायन औरत रहती थी। उसके मारे जाने के बाद ये कॉटेज बनाया गया। कासिमा? अब ये कौन है? मैंने कहा ना, डायन औरत। खुद को अपनी झोपड़ी में बंद करके वो विचक्राफ्ट और तंत्र मंत्र साधना करती थी। अरे बाप रे, ये मामला तो भूतिया मालूम होता है। मैंने देखा गीतेश बाबू को मेरे हंसने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले की तरह कहने लगे, जंगल के लोग इस तरफ बहुत ज्यादा आते नहीं थे। इस इलाके का विकास हुआ नहीं था, इसलिए टूरिस्ट भी कम आते थे। कहते हैं जब कासिमा छोटी थी तब उसे डायन बताकर गांव से भगा दिया गया था। उसके बाद से ही वो आकर जंगल के इस कोने में बस गई। किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी को देखकर भगाती भी नहीं थी। जंगल किसी एक गांववासी का नहीं था, इसीलिए किसी को उसे भगाने में दिलचस्पी नहीं थी। अपने ही मन के आनंद में तंत्र मंत्र करती रहती थी। ओह, तो इसका मतलब ये विंड चाइम उन्हीं का था, है ना? जी, 5 साल पहले ठंड के मौसम में शाम को गांव के कुछ बच्चे यहाँ घूमते फिरते जंगल की तरफ आ गए थे। उन्हें कासिमा की झोपड़ी दिखी और साथ ही सड़ी हुई बदबू भी आई। उन्हीं बच्चों ने गांव में आकर खबर दी कि डायन अपनी झोपड़ी में हाथ पैर फैलाकर मरी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने ही आकर उसके क्रियाकर्म का बंदोबस्त किया। झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया और वहीं से किसी ने उस विंड चाइम को उठा लिया। थोड़ा रुककर सांस लेते हुए गीतेश बाबू ने कहा, अगर आप लोग चाहें तो उसे हम हटा लेंगे। असल में जंगल का यह भाग कासिमा का ही था ना। इतने सालों तक उसके सिवा यहाँ कोई नहीं रहता था, इसीलिए उसकी निशानी के तौर पर ही उसे रखा था और कुछ नहीं। बाकी सब तो हमने जला दिया। उसके अलावा लोग कहते हैं विंड चाइम बुरी शक्ति को दूर रखता है, इसीलिए बस, और क्या। अच्छा, ये कासिमा क्या सच में डायन थी? गीतेश बाबू के कुछ कहने के पहले ही मैंने कह दिया, हाँ बिल्कुल, झाड़ू पर बैठकर घूमती फिरती थी और कोई बदमाशी करे तो उसे फूंक मारकर काली बिल्ली बना देती थी। तुम भी ना, उफ। बहुत अच्छा बांसुरी बजाती थी वो औरत। बांसुरी? मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। हाँ, कभी कभी बीच रात में सुनाई देती थी बांसुरी की आवाज। मैं भी सुना था एक बार सोचा कल रात वाली बात खुलकर बताऊं। तभी ख्याल आया, यहाँ जब से आए हैं तब से अलका के दिमाग में यही सब चल रहा है। उस पर ये सब सुन ले तब तो और मुश्किल हो जाएगी। सोच रहा हूं थोड़ी देर जंगल के अंदर घुमाऊं। हाँ, जाइए जाइए, जरूर जाइए। इस जंगल में गुम होने का डर नहीं है। चारों तरफ रास्ते हैं। उल्टी दिशा में सीधे जाएं तो निकल आएंगे। आप भी चलिए ना। अलका चेयर से उठते उठते बोली। गीतेश बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे गांव में कुछ काम है। मैं मुकुंद को बोल देता हूँ, आपके साथ चला जाएगा। पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, जंगल भी पहचानता है, वो ही आपको घुमा लाएगा। गीतेश बाबू के चले जाने के बाद हम कॉटेज में जाकर कपड़े बदलकर तैयार हो गए। सुबह उठने के बाद से ही मूड बहुत अच्छा है मेरा। यहाँ गाड़ियों का शोर और धुआं नहीं है, मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं है। कानों में आती है सिर्फ अनजानी चिड़ियों की आवाज और पुराने पेड़ों के बीच से बहती हुई हवा की आवाज। बाहर जाकर जंगल की तरफ देखने से ही आंखें भर आती हैं। मुकुंद हमारे कॉटेज से निकलने के पहले ही आकर हाजिर हो गया था। 2-4 बातें करके ही समझ में आ गया कि गीतेश बाबू ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा कर ही भेजा है और उसे ये भी कहा है कि हमसे किसी तरह की कोई बख्शिश न मांग बैठे। मैंने देखा
अलका बहुत खुश थी उसके आने से। कॉटेज के सामने से आधा किलोमीटर पैदल चलो तो गांव है और पीछे की तरफ जाओ तो जंगल शुरू होता है। हम जब पीछे की तरफ पहुंचे तब घड़ी में दिन के 12 बज चुके थे। गीतेश बाबू के स्पष्ट निर्देश थे कि दिन के उजाले में जंगल जितना सुरक्षित है, रात के अंधेरे में उतना ही भयंकर है। अभी ठंड का मौसम नहीं है, इसलिए सांपों के होने की संभावना प्रबल है। अंधेरे में किसी सांप के ऊपर अगर पैर पड़ जाए तब तो कांड ही हो जाएगा। जंगल के अंदर घुसते ही मुकुंद हमसे 4-5 हाथ आगे चलने लगा। उसके हाथ में एक 2 फीट की मजबूत लाठी थी। रास्ते में पड़ने वाले झाड़ियों को हटाता हुआ चल रहा था। अच्छा, तूने कासिमा को देखा था? अलका उस डायन की बात को दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। रुककर पीछे पलट के मुकुंद ने हमारी तरफ देखा। उसके बाद फिर चलते चलते कहने लगा, जिंदा रहते नहीं देखा, जब मर गई थी तब देखा था। इसका मतलब डेड बॉडी देखी थी। डेड बॉडी को तुम लोगों ने ही पहले देखा था? लाठी से झाड़ियों को हटाते हुए क्या कहा उसने, हम सुन नहीं पाए। अच्छा, विंडचाइम को देखा था? क्या? अपने भौं को सिकोड़ कर पूछा। विंडचाइम, वो जो आंगन में लटकाते हैं और हवा चलने पर टिंग टिंग की आवाज करती है। हाँ, वो उसके घर के बाहर झूल रही थी। घर जलाने के पहले मानिक ने उसे एक पेड़ पर लटका दिया था। मानिक? वो कौन है? तेरा दोस्त? फिर से लाठी की आवाज में उसका जवाब छुप गया। हम लोग और बिना कुछ पूछे आगे पैदल चलने लगे। जंगल बहुत ज्यादा घना नहीं था। ज्यादातर साल के ही पेड़ थे, जिन्हें बीच बीच में लताओं और झाड़ियों ने घेर कर रखा हुआ था। हर जगह सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हम तीनों के पैरों के चलने की आवाज जैसे पूरे जंगल में गूंज रही थी। कुछ देर से मैं गौर कर रहा था। रुक रुक के अलका पीछे की तरफ पलट कर देख रही थी, जैसे किसी को देखने की कोशिश कर रही थी। इस बार सामने की तरफ देखते ही मेरी नजरों से उसकी नजरें मिल गई। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, बताओ तो, बार बार पीछे पलट कर क्यों देख रही हो? क्या पता, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बार बार आकर चला जा रहा है। चला जा रहा है मतलब? कौन चला जा रहा है? जैसे कोई छाया। छाया? कैसी छाया? ठीक से समझ नहीं आ रहा। सामने की तरफ पलट कर देखा तो जंगल के एक खास जगह पर आकर खड़े हो गए हैं हम लोग। जंगल के इस जगह का रंग कुछ भूरा है, जैसे किसी ने चुन चुन कर यहाँ के पेड़ों को मार दिया है और उनके पत्ते सूख गए हैं। वहां पर एक जगह की मिट्टी धंस गई थी और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। तब भी 10 फुट से ज्यादा गहरा नहीं होगा। यहाँ क्या आग लग गई थी? मैंने मुकुंद के सिर के पीछे की तरफ देखकर उससे पूछा। उसने अपने कंधे उचका दिए। इससे समझ में आया कि आग लगी थी या नहीं इसकी जानकारी उसे नहीं है। आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरे पैर अटक गए। मैंने ध्यान दिया, अलका मेरे आसपास नहीं है। इतनी देर सामने की तरफ देखते रहने के कारण अलका की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। पीछे के रास्ते की तरफ देखा। हम जिस रास्ते से चलकर आए थे वो पूरी तरह सुनसान था। अलका कहीं भी नहीं थी। एक अलग तरह की आवाज बहती हुई आ रही थी, दूर, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। कल रात को भी यही बांसुरी की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। मैंने एक झलक में मुकुंद के चेहरे को देखा, उसे भी सुनाई दे रही थी वो आवाज। वो सतर्क होके जंगल के चारों तरफ देखने लगा। अलका, 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 कहां हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। जंगल की सारी आवाज आश्चर्यजनक रूप से बंद हो गई थी। सिर्फ पेड़ों के बीच से बहने वाली हवा की आवाज ही आ रही थी। अलका का नाम पुकारते पुकारते मैं पीछे की तरफ दौड़ पड़ा और अपने दोनों तरफ दूर दूर तक देखने की कोशिश करने लगा। जो हवा की आवाज आ रही थी उसके साथ बांसुरी की आवाज भी आने लगी। अलका, अलका, कहां हो तुम अलका?
मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। ऐसा लग रहा था जंगल में पड़ी हुई लताएं मेरे पैरों को जकड़ने वाली हैं। मैं बांसुरी की आवाज की आने वाली दिशा पर पत्थर उठाकर फेंकने ही वाला था कि इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने देखा मुकुंद मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ था। दबी हुई लेकिन सख्त आवाज में बोला, उस तरफ नहीं मिलेगी, मेरे साथ आइए। वहां नहीं मिलेगी मतलब? तो किस तरफ मिलेगी? अरे आइए ना। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ को जोर से पकड़कर जंगल की एक विशेष दिशा की तरफ ले जाते हुए उसने कहा। थोड़ा सा पैदल चलकर और थोड़ा दौड़ने के बाद मुझे दिखाई दी अलका की नीली शर्ट और वो दिखते ही मैं दौड़ पड़ा उस तरफ। उस जगह पर पहुंच के चौंक कर खड़ा हो गया। जंगल में एक खाली जगह पर एकटक कुछ देख रही थी वो। हाथ पैर, आंखों की पलक आश्चर्य रूप से स्थिर थी, जैसे एक जीती जागती गुड़िया में तब्दील हो गई हो। ए अलका, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पुकारा। अरे ए अलका, तुम यहां कैसे आ गई? लगातार 2 बार धक्का देने पर जैसे उसे होश आया। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, यहाँ? हाँ हाँ, तुम यहाँ आई कैसे? मेरे साथ साथ ही तो चल रही थी। तुमने ही तो पुकारा। मैंने? हाँ बाबा, मैं आगे आगे चल रही थी, तुमने कहा कि कुछ दिखाओगे। एक हाथ से उसके चेहरे पर आए हुए बालों को मैंने हटा दिया। उसने आश्चर्य से मुझे देखते हुए कहा, उसके बाद कहाँ गायब हो गए, बोलो तो। अरे ये सब क्या कह रही हो तुम? मैं तो मुकुंद के साथ आगे ही जा रहा था, वही तो मुझे रास्ता दिखाते हुए ले जा रहा था। क्यों रे, बता। मुकुंद की तरफ देखते हुए अपनी बात पूरी करने वाला ही था, रुक गया। मेरा हाथ कुछ देर पहले ही छोड़ दिया था मुकुंद ने। मेरे पास अब वो नहीं है। झाड़ियों के ऊपर उसके पैरों के निशान भी नहीं है, जैसे मैं यहां अकेला ही आया था। कहां गया वो लड़का? यहीं पर तो था। अलका जिस तरफ देख रही थी, मैंने उस तरफ गौर किया। वहां की झाड़ियां मुड़ी मुड़ी सी थी। अंदर की तरफ घना अंधेरा था। ये जंगल वैसे तो ज्यादा घना नहीं था। जगह जगह पर पेड़ों के बीच से सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन वो जगह कुछ अलग थी। वहां पर घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था झाड़ियों को अगर ना काटे तो उस जगह पर इंसान का घुसना मुश्किल है। क्या है, बोलो तो वहां पर। अलका इसका जवाब देने वाली ही थी, लेकिन रुक गई। हमारे पीछे से मिट्टी के ढेले के ऊपर से पैरों की आवाज आई। सतर्क होकर हमने देखा कि एक इंसान हमारी तरफ आ रहा था। मुकुंद। हमें देखकर आश्चर्य होते हुए उसने कहा, अरे आप लोग यहाँ खड़े हैं और मैं परेशान होकर सब तरफ ढूंढ रहा हूँ। अलका को छोड़कर मैं मुकुंद की तरफ बढ़ते हुए बोला, मजाक हो रहा है क्या? मुझे तो तुम ही यहां लेकर आए। मैं? उसने लाठी घुमाते हुए चौंक कर पूछा। अपने चेहरे पर हाथ फेरा उसने। उसके बाद हमारे पास से गुजरकर आगे बढ़ गया। कुछ सेकंड तक एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, मैं और अलका। उसके बाद मुकुंद के पीछे चलने लगे हम दोनों। जंगल में अब और कुछ देखने लायक नहीं है। आप लोगों को फोटो खींचना है तो खींच लीजिए। फोटो खींचने की और इच्छा नहीं थी। मैंने कैमरा निकाला ही नहीं था बैग से। माथे पर हाथ रगड़ते हुए मैंने पूछा, तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे वहां लेकर नहीं गए? नहीं, मैं आप लोगों को आवाज लगा रहा था, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे थे। अलका तेज तेज चलते हुए मुकुंद के सामने खड़े होकर पूछी, अगर हम लोगों ने आवाज नहीं दी तो तुझे कैसे पता चला कि हम वहीं पर हैं? इस बार कुछ झेप सा गया मुकुंद। ऐसा लगा जैसे कुछ छुपाना चाह रहा था, लेकिन गलती से बोल गया। थूक निकलते हुए बोला, मैं जानता था आप लोग वहीं होंगे। कैसे? उसने अपने चारों तरफ देखा और कुछ याद करते हुए बोला, पहले हम लोग इस जंगल में खेलने आते थे। एक बार खूब जोर की आंधी आई और बारिश होने लगी। हम लोग सब जंगल से बाहर आए तो पता चला मानिक हम लोगों के साथ नहीं आया। बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि वो उसी जगह पर खड़ा था। उस बार तो हमें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन यही घटना लगातार 3 बार घटी। हर बार कोई ना कोई गुम हो जाता और होश गंवाकर उस खाली जगह पर खड़ा हो जाता।
उसके बाद डर के मारे और नहीं आते। जब भी आंधी तूफान होता वो बांसुरी की आवाज आने लगती थी सर। रुक रुक कर आखिरी बात कही उसने। वो बांसुरी की आवाज अच्छी नहीं है सर। कासिमा डायन थी सर। उसका अभिशाप अभी उस जगह से नहीं गया है। ये जगह अच्छी नहीं है सर। अभिशाप? कैसा अभिशाप? सवाल का जवाब जानबूझकर ही नहीं दिया उसने। मैंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अब और इस जंगल में घूमने लायक कुछ नहीं है। चलो अब हमको बाहर ले चलो। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद जंगल की सीमा से जब हम बाहर आ गए तब तक दोपहर काफी बीत चुकी थी। पीछे पलटकर जंगल की तरफ एक बार और देखा। कैसे सुनसान लग रहे थे सारे पेड़। लग रहा था एक समय में बहुत से इंसान यहाँ रहते थे। उसके बाद अचानक कुछ घट जाने के बाद रातों रात यहाँ से सब चले गए। पूरा जंगल ही जैसे एक सुनसान मकान की तरह खड़ा था। बाहर निकलकर मुकुंद अपने गांव की तरफ चला गया और हम लोग अपने कॉटेज की तरफ बढ़ गए। मैंने गौर किया, अलका अब कुछ ज्यादा ही मुझसे सट के चल रही थी। उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बांसुरी कौन बजा रहा था बोलो तो? जंगल में तो कोई नहीं था। होगा कोई, हमें कैसे पता चलेगा? वैसे क्या? कल रात को भी उस बांसुरी को बजते हुए सुना था मैंने। कल रात को? कब? विंड चाइम को उतार कर रखने गया था जब, तब लगा जैसे कोई छाया जंगल की तरफ चली गई। अलका ने एक बार पीछे की तरफ पलट कर देखा और कहा, ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पता है तुम्हें, डायनों के पास शक्तियां होती है। धत, मुझे अब भी इस बात पर कोई विश्वास नहीं हो रहा। और अगर अभिशाप होगा भी तो उसका कोई कारण होगा। कासिमा को तो ग्रामवासियों ने नहीं मारा, तो खामखा वो अभिशाप देने क्यों जाएंगी? तुम्हें कैसे पता उसे नहीं मारा? गितेश बाबू ने कहा था लड़कों ने उसे मरा पड़ा देखा था। वो स्वाभाविक मृत्यु ना भी हो सकती थी। लगता नहीं कि पोस्टमार्टम जैसा कुछ हुआ होगा। ये मामला मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। हम दोनों कॉटेज के अंदर आ गए। कुछ देर तक ऐसा लगा जैसे कहीं से एक बदबू सी आ रही है, जैसे कॉटेज के अंदर कमरे में किसी ने केरोसिन गिराया है। धीरे धीरे वो गंध और तेज होने लगी। हवा में एक बार और सूंघने की कोशिश की गंध को, ना, और अब नहीं आ रही वो गंध। लेकिन गंध इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं। शायद मेरा वहम ही होगा। कॉटेज के अंदर एक किचन रूम है। वहीं पर आज के खाने का इंतजाम कर लिया हमने। दोनों के मिलकर खाना बनाते हुए थोड़ी देरी हो गई। मन किसी तरह शांत नहीं हो रहा था। रह रहकर दोपहर की बात याद आ रही थी। कैसे सब कुछ अजीब सा गड़बड़ हो गया था। खासकर अलका का गुम हो जाना। रात होते ही खाना खाकर हम सोने चले गए। आज विंड चाइम की आवाज नहीं आ रही। कल रात वाले उल्लू की आवाज जरूर आ रही थी बीच बीच में, लेकिन उसके साथ साथ रात वाले पक्षी की आवाज नहीं आ रही थी। बरामदे की लाइट जलाकर ही सोए हैं हम, जिसकी रोशनी हमारे बैठक रूम से होते हुए हमारे बेडरूम के सामने की दीवार पर गिर रही थी। अगर सोचो कि सच में कोई अभिशाप हो तो क्या वो हमको भी लगेगी? अलका उल्टी तरफ लेटकर पूछी, तुम ये सब अपने दिमाग से निकाल लो। कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। किसी तरह ये रात बीत जाए। उन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी आखिरी बात थोड़ी धमकी भरी थी, जिसका असर अलका पर पड़ा और वो रजाई के अंदर सिर घुसाकर सो गई। मैं भी करवट करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मन कुछ बेचैन था। किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। इस जंगल के अंदर कुछ तो जरूर है, जैसे कोई जिंदा कोहरा चुपचाप हम पर नजर रख रहा है। तो क्या कासिमा की आत्मा अभी इस कॉटेज के आसपास घूमती है? यहाँ पर आकर रहने वाले लोगों को अपने होने का एहसास कराती है?
लेकिन क्यों? एक संभावना मेरे अंदर आई। उसके घर में हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो जो जला नहीं था, ऐसा कुछ जिसकी याद में अभी तक वो यहीं पर टिकी हुई है। बिजली की रोशनी के जैसे याद आ गई। विंड चाइम, उसकी आखिरी निशानी। उसे बरामदे से निकालते ही मुझे वो छाया दिखी थी जंगल की तरफ। अलका की तरफ देखा, वो सो चुकी थी। बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। फिर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी, बांसुरी की नहीं, खूब धीमी आवाज में, जैसे कोई सीटी बजा रहा था, जैसे कोई छोटी सी सुराख से तेज हवा बह के आती है, वैसे ही। मुझे समझ में आ रहा था कोई मुंह से बजा रहा था इस सीटी को। इस आवाज से सम्मोहित होकर बरामदे में जाकर खड़ा हुआ। फिर ध्यान में आया कि बरामदे की वो पीली लाइट, जिसकी रोशनी बहुत धीमी हो गई थी, जंगल में हवा में धीरे धीरे बोल रहे थे। मैंने ध्यान दिया, कॉटेज की रैली पर हाथ रखकर एक नारी मूर्ति मेरी तरफ पीठ करके खड़ी है। उसका पूरा शरीर एक काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। सर के बाल कमर से होते हुए नीचे तक लटक रहे थे। अलका? जबकि मेरा मन कह रहा था मेरे सामने जो खड़ी थी वो अलका नहीं है, और कोई है। सीटी की आवाज थम गई। उस नारी के दोनों हाथ रेलिंग से हटकर कमर के पास आ गए। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। एक हाथ रखा उसकी पीठ पर, जैसे किसी ठंडे कांच के ऊपर हाथ रख दिया हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ पलटने लगी। इस बार उसका चेहरा साफ साफ दिखने लगा मुझे। लेकिन चेहरा कहाँ है? जैसे किसी ने नारी मूर्ति के चेहरे को छुरी से काट के निकाल लिया हो। पूरे चेहरे पर एक अंधेरे पेड़ का खोखला तना था। अब तक मेरे चारों तरफ से सभी आवाज शांत हो गए थे। उसके बाद फिर से उस खोखले तने वाले चेहरे से आने लगी सीटी की आवाज। मैं धक्का मारकर उसे हटाने ही वाला था कि तभी मुझे लगा सामने कुछ भी नहीं है। क्या चाहती हो तुम? मैं पीछे पलटकर भागते हुए कमरे में आने वाला था, इतने में फर्श पर गिर गया। मेरे सामने अब अलका का चेहरा था, लेकिन सीधा नहीं, उल्टा चेहरा। कमरे में उसे पैर से बांधकर छत से उल्टा लटका दिया था किसी ने। उसकी सफेद आंखों की दोनों पुतलियां एक टक मेरी तरफ देख रही थी। वो हंस रही थी। दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली और आंखें खुलते ही वो हंसी की आवाज चली गई। मैंने देखा अलका खड़ी है दरवाजे की तरफ, मेरी तरफ दौड़ कर आई और बोली, अरे ये क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उसने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया मुझे। मैंने कमीज की आस्तीन से अपने चेहरे को पोंछा और पीछे की तरफ पलट कर देखा। बरामदा अब भी पहले के जैसे ही था। थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही बाहर। एक बात याद है तुम्हें अलका? कौन सी बात? कल जब हम जंगल में अंदर जा रहे थे तब बहुत तेज हवा चल रही थी। अलका ने सोचने के लिए 1 मिनट का समय लिया। बोली, नहीं तो, जबकि हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। लेकिन मुकुंद ने कहा था जब भी तेज हवा चलती है तब ही जंगल में गड़बड़ होती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। विंड चाइम को वहां से हटाकर हमने सही नहीं किया। लेकिन क्यों? मैं दौड़कर बरामदे की तरफ आया। वो कोई साधारण विंड चाइम नहीं है। इस जंगल के अंदर ऐसा कुछ है जो बांसुरी की तरह आवाज करके हवा में एक हैलुसिनेशन फैला सकता है, और उस बांसुरी की आवाज को जो भी सुनता है वो भयंकर कुछ देख पाता है। और उसे कमजोर करने का एक ही उपाय है, वो विंड चाइम की सुर, उसकी आवाज। उसको सुनाकर ही इतने साल उसे सुला कर रखी थी कासिमा। कल मेरे उसे खोलकर उतार लेने के बाद से ही वो फिर से जाग उठा है। अलका थोड़ी डरी हुई सी लगी। मेरी बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी।
थोड़ा आगे आकर उसने कहा, ये सब तुम कैसे जानते हो? तुम सोच कर देखो अलका, तुम सोच कर देखो। जब भी तेज हवा चलती है तभी वो बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब तेज हवा बहने के कारण जब विंड चाइम की आवाज बदल जाती है तभी वो जाग उठता है। लेकिन कल तो मैं नहीं डरी। मैंने कूड़ेदान में पड़े हुए विंड चाइम को हाथ से उठा लिया और उसे दीवार से निकले हुए हुक से लटकाते हुए कहा, कल उसका उद्देश्य हमें डराने का नहीं था, वो इंसान को जानना चाहता है। इंसान किस चीज से डरेगा ये समझना चाहता है। कल तुम अचंभित होकर जंगल में एक जगह खड़ी होकर कुछ देख रही थी, याद है तुम्हें? मुझे लगता है उस अंधेरे के भीतर ही वो रहता है। टिंग टिंग की आवाज करता हुआ फिर से विंड चाइम बजने लगा। हवा के चलने के कारण नहीं, एक खास सुर और लय में बजने लगा। उसकी मधुर आवाज जैसे बहती हुई हमारे शरीर में प्रवेश कर रही थी। कासिमा डायन थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन किसी तरह जंगल के उस प्राणी को सुला के रखने के लिए इस आवाज को उसने खुद तैयार किया था। ऐसा नहीं करने पर वो इस जगह नहीं टिक पाती। लेकिन वो आया कहाँ से? मैं एक हाथ से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, कहाँ नहीं जा सकता, या तो इस पृथ्वी पर ही था। अभी भी घने जंगलों में या समुद्र की गहराइयों में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनकी खोज अभी तक इंसान ने नहीं की है। हो सकता है ये भी वैसा ही कुछ हो। धीरे धीरे विंड चाइम की आवाज में बांसुरी की आवाज दबने लगी। ऐसा लगा जैसे फिर से सब कुछ स्वाभाविक होने लगा हमारे चारों तरफ। मुझे ख्याल आया अलका का एक हाथ मेरे शर्ट के हाथ को कस के पकड़ा हुआ है। एक टक जंगल की तरफ देखते देखते उसने सवाल पूछा, अच्छा, ये प्राणी जंगल से निकलकर नहीं आ सकता? हो सकता है निकला है, लेकिन अभी तक अगर नहीं आया इसका मतलब उसके आने की संभावना नहीं है। पलट कर अलका के सिर पर एक हाथ रखा मैंने। इतनी चिंता की बात नहीं है, चलो अब सो जाएं, अब और कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सुबह अपना बैग लेकर बगीचे में बाहर निकल आए। गीतेश बाबू थोड़ा पहले ही आ गए थे। अपनी गाड़ी में हमें स्टेशन तक पहुंचा देंगे। सुबह मुकुंद भी आकर चला गया एक बार। कल की बात मैंने गीतेश बाबू को नहीं बताई, इसके लिए मुझे धन्यवाद बोलकर गया। चारों तरफ धूप निकली हुई है। जंगल से नजरें हटाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए हम लोग। गीतेश बाबू पीछे खड़े थे। पीछे पलटकर मैंने कहा, क्या हुआ, आप वहां खड़े क्यों हो गए? गीतेश बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। पत्थर की तरह सख्त हो गए थे वो। सिर को नीचे की तरफ करके जमीन की तरफ कुछ देख रहे थे। जमीन पर तो कुछ भी नहीं गिरा। अरे क्या हुआ गीतेश बाबू? ओ गीतेश बाबू! मैं उनकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था, उसके पहले उन्होंने अपना सिर उठाया और उनके चेहरे की तरफ देखते ही एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गीतेश बाबू के दोनों होंठ मुंह के दोनों तरफ अस्वाभाविक रूप से फैलने लगे थे और धीरे धीरे उस चेहरे पर उभरने लगी एक अमानुषी नारकीय हंसी, जैसे किसी कारण से मुझ पर व्यंग कर रहे थे। धीरे धीरे करके वो हंसी उनके चेहरे से गायब हो गई। उनके साथ आंख, नाक, माथे और गाल पर तैयार हो गया एक अंधकार शून्य, कल रात की उस नारी मूर्ति के चेहरे की तरह। धीरे धीरे उल्टा होकर शून्य में बहने लगे वो। ये सब क्या हो रहा है? दिन का उजाला एक पल के लिए अंधेरे में बदल गया। मेरे चारों तरफ सब कुछ बदल गया और एक पल के लिए मैंने अनुभव किया कि फिर से मेरे सामने कल रात की तरह वो भूतिया माहौल तैयार हो गया। मेरे कान में अलका की डरी हुई दर्दनाक आवाज आई, अरे क्या हुआ तुम्हें? वो नहीं मिल रहा, कहाँ गया? मैंने देखा मैं कूड़ेदान से विंड चाइम को ढूंढ रहा था। मैं तो अब तक क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा था? कल की सुबह अभी तक नहीं आई। विंड चाइम को एक बार झुला दूं, सब ठीक हो जाएगा। ठंडे ठंडे पाइप का स्पर्श हाथ में लगते ही मैं चिल्ला उठा, मिल गया, वो मिल गया मुझे। थैंक गॉड, दो मुझे।
पाइप को पकड़ के एक बार खींचकर विंड चाइम को अलका के हाथ में पकड़ा दिया और उसके साथ ही विंड चाइम एक आवाज करके उसके हाथ से वहीं गिर गया। मैं अचंभित होकर उसकी आंखों में देखा। पाइप के धागों को जड़ से तोड़ दिया था किसी ने, लेकिन कौन तोड़ेगा? मैं तो पिछली रात में ही। साफ हो गया सब कुछ। उस दिन विंड चाइम को खोल लेने के बाद से ही बांसुरी बजना शुरू हो गया था। सम्मोहित अवस्था में मैंने ही शायद सारे धागों को एक एक कर तोड़ दिया था। अब वो काम नहीं करेगा। ये तुमने क्या किया? गला फाड़ के चिल्लाने लगी अलका। मैंने? किसने कहा था मुझे विंड चाइम को? आतंकित चित्कार के साथ गला दबाने जा रही थी अलका, लेकिन उसकी चित्कार को दबाकर एक और आवाज आ गई हमारे कानों में। जंगल के अंदर से नहीं, कॉटेज के अंदर से तीव्र बांसुरी की आवाज बह के आ रही थी कमरे के अंदर से। सोने के कमरे से बरामदे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कोई। आप सुन रहे थे सायक अमान की लिखी हुई कहानी विंड चाइम। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।